दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 7-8 दिनों का डाटा अगर हम देखें तो एफआईआईज नेट बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। ऐसे में सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या एफआईआईज वापस आ चुके हैं एंड इससे क्या हमारे बाजार में लौटेगी तेजी। कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो पिछले यहाँ पे कई दिनों का अगर हम डाटा देखते राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई के बाद यानी कि जुलाई के महीने में एफआईआईज थोड़ा बहुत ही सही वापस आने की कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जनरली एफआईआईज किस सिचुएशन में वापस आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में? जब वो गए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से तो मार्केट का सिचुएशन क्या रहा है, यानी कि मार्केट में क्या गिरावट हुई है या नहीं। तो ये सब अगर हमें समझ में आता है तो हम क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जब जब एफआईआईज आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो डीआईआईज कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं से नेट बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब ऐसे में कुछ कंपनियां हैं जिसमें कि रिसेंटली एफआईआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए। अब एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एफआईआईज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के हिसाब से शेयर्स उन्होंने कंपनियों के बाई किए। तो जो पहली कंपनी है एमसीएक्स, यहाँ पे आप देखिए तो एफआईआईज 2023 में करीब 24% के आसपास हुआ करते थे, डीआईएच 55% के आसपास हुआ करते थे, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट करीब करीब 20% के आसपास थी। अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर का डाटा देखें तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब करीब 6% एफआईआईज ने बढ़ाए हैं, लेकिन डीआईआईज ने यहाँ पे करीब 5% के आसपास कम किए हैं। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही। तो जनरली हम जब एनालिसिस करते हैं कंपनियों की तो हम ये भी देखते हैं कि भाई कंपनी में एफआईआईज एंड डीआईआईज का डाटा क्या कह रहा है, और अगर वो शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं तो ऐसे केसेस में कंपनी का बिजनेस कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि जब भी स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट होती है तो प्राइसेस मूवमेंट दो वजहों से होती है, या तो कोई बड़ा प्लेयर आता है उसमें प्राइस को पंप करता है, या कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यानी कि सेल्स में ग्रोथ होती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, एंड साथ ही साथ बिजनेस में कहीं ना कहीं से ग्रोथ का स्कोप होता है। तो ये देखना डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो होता है, लेकिन ये एकमात्र डाटा नहीं होता है कि हमने देखा कि एफआईआईज बढ़ रहे हैं, हमने देखा कि डीआईआईज बढ़ रहे हैं और हम भी कूद गए। ठीक है, यहाँ पे अगला जो स्टॉक है जिसमें कि एफआईआईज ने अपनी स्टेक बढ़ाई है वो है मार्क्संस फार्मा। मार्क्संस फार्मा में आप देखिए तो कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर यहाँ पे सीधे सीधे 100%, एक तरह से 8% के आसपास एफआईआईज थे, उन्होंने कर लिया अपनी 17% के आसपास, एंड डीआईआईज जहाँ पे 5% के आसपास थे इन्होंने 6.5% के आसपास कर लिए। यहाँ पे प्रमोटर्स 43% के आसपास हैं एंड 32% के आसपास हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें हिंडाल्को में, तो हिंडाल्को एक मेटल सेक्टर की कंपनी, और मेटल सेक्टर में हमने बहुत बड़ी रैली देखी है राइट प्रीवियसली। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो प्रमोटर्स जो है पिछले क्वार्टर के हिसाब से वही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एफआईआईज मार्च 2026 में 30% के आसपास थे जो बढ़ के यहाँ पे 36% हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए तो डीआईएस थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंसिडरेबल अमाउंट से कम होते हुए देखने को मिली है, केवल 9% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट रह गई है। यहाँ पे अगर हम देखें श्रीराम फाइनेंस में, तो श्रीराम फाइनेंस में लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 45% से सीधे 56% के आसपास हो चुके हैं एफआईआईज, एंड 23% से डीआईआईज हो चुके हैं 18% के आसपास। हालांकि यहाँ पे प्रमोटर्स भी अपने स्टेक सेल करते हुए यानी कि निकलते हुए दिखाई दिए, करीब करीब 20% के आसपास प्रमोटर्स हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे गुजरात एनर्जी की अगर हम बात करें, गुजरात एनर्जी लिमिटेड, तो रिसेंट क्वार्टर में प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे कम हो चुके हैं, 60% से सीधे सीधे 39% के आसपास रह गए प्रमोटर्स, लेकिन 10% के आसपास 11% के आसपास हो चुके हैं एफआईआईज, एंड यहाँ पे सीधे सीधे 25% के आसपास हो चुके हैं हमारे डीआईआईज। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट है एंड 18-19% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। अब गुजरात एनर्जी लिमिटेड रिसेंटली मर्ज हुई थी, 2 कंपनियां मर्ज हुई थी, कौन सी वो कंपनियां थी हमने डिटेल में बात भी की थी, अगर आप लोग को याद है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जो कि है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में रिसेंटली आप देखिए
तो 42% के आसपास प्रोमोटर्स हैं। यहाँ पे 11% से सीधे 20% हो चुके हैं FIIs एंड 10% से सीधे हो चुके हैं 13% के आसपास DIIs, 24% के आसपास पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सवाल यही आता है कि जब FIIs एंड DIIs बाई करते हैं किसी सर्टेन स्टॉक में या ओवरऑल हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो क्या तेजी वापस आ जाती है? देखिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे सिचुएशंस में स्टॉक मार्केट में या सर्टेन स्टॉक्स में जिसमें कि उन्होंने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है आपको तेजी ही देखने को मिले। FII हो या DII हो, वो जनरली इंस्टीट्यूशंस होते हैं। DII को हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, FIIs का मतलब होता है फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये इनके पास बड़े फंड्स होते हैं जिनको कि लेकर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इंडियन स्टॉक्स में या इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अल्टीमेटली सर्टेन स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हम एक कंसोलिडेटेड डाटा देखते हैं कि पूरे के पूरे निफ्टी 50 में या इंडियन स्टॉक मार्केट में, सेंसेक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने सर्टेन महीने में। ठीक, अब यहाँ पे अगर डाटा में नजर आता है, रीसेंट डाटा में, कि FIIs या DIIs ने बाइंग की है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके पीछे बेसिकली दो रीजंस हो सकते हैं। या तो पहला कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ पे है, यानी कि ग्रो कर रही है कहीं ना कहीं से, और दूसरा ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स या तो स्टेबल है या उनकी कम होने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ तीसरा और इम्पॉर्टेंट पहलू भी होता है जो कि सर्टेन स्टॉक्स से रिलेटेड होता है, यानी कि स्टॉक्स में अगर उनको रिगार्डलेस एनी जियोपॉलिटिकल या मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस, अगर FIIs को ये लगता है कि सर्टेन कंपनी में एक अंडर वैल्यू टाइप की उनको सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तीन पॉसिबल रीजन्स हमने देख लिए। अब यहाँ पे हम 2020 की बात करते हैं कि 2020 में FIIs एंड DIIs की एक्टिविटी क्या रही है। देखिए, उस समय लॉकडाउन्स वगैरह लगे थे, तो लॉकडाउन के समय पे मार्केट का बिहेवियर क्या था ये हम सब ने देखा है, लेकिन FIIs एंड DIIs क्या कर रहे थे ये अगर हमें पता चलता है तो फिर हमें डिसीजंस लेने में मदद मिलती है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे FIIs लंबे समय से इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हमें एक नेट बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, जनवरी फरवरी के महीने से ही ऑलरेडी वो सेल करते हुए दिखाई दिए थे एंड मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो 65,000 करोड़ रुपए के आसपास सेलिंग हुई थी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे DIIs नेट बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे। तो हिस्टोरिकली DIIs नेट बाइंग करते हुए दिखाई देते हैं और FIIs कभी बाई करते हैं कभी सेल करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब वेटेज इनका ज़्यादा हो जाता है सेल करने का, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं से असर पड़ता है। तो FIIs हिस्टोरिकली मार्केट से जाते रहे और मार्केट में आते रहे हैं। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मान लें कि वो कब कब मार्केट से गए हैं और जब गए हैं तो मार्केट में क्या सिचुएशन अराइज हुई है, जब आए हैं तो मार्केट में सिचुएशन क्या ये अराइज हुई है, यानी कि क्या मार्केट में तेजी देखने को मिली है या मंदी देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल में भी इन्होंने सेल किया, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली मई जून जुलाई अगस्त ये वो टाइम फ्रेम था जहाँ पे मार्केट पिकअप कर रहा था, तेजी देखने को मिली, राइट। FIIs वापस आए, बीच में एक जगह पे सेल किया, प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए, जब रैली शुरू होती है मार्केट में तो वहाँ पे बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे धीरे धीरे हमारे DIIs भी कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंसिस्टेंटली हैवी बाइंग, 65,000 करोड़, 48,000 करोड़, 15,000 करोड़, हम सबको उसका रिजल्ट देखने को मिला। तो क्लियरली डाटा के हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब जब FIIs बड़ी मात्रा में भारत में आए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे इस डाटा पे ध्यान दें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए कि 2022 में FIIs DIIs की एक्टिविटी क्या रही है, तो 2022 में क्या हुआ था हमने देखा था, राइट, रसिया यूक्रेन के बीच में क्या हुआ था। अब यहाँ पे आप देखिए तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई लगातार सेल करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद बीच में अगस्त में हैवी बाइंग की एंड यहाँ पे देखें तो नवंबर में भी इन्होंने करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास बाइंग की। ऑन द अदर हैंड DIIs हमारे कंसिस्टेंटली बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे। तो जब हम चार्ट्स में देखेंगे, राइट, कि 2022 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, जब लॉकडाउन्स हुए थे, मार्केट कहाँ पे गया था, कैसे गिरा था या कंसोलिडेट हुआ था, तो ये चीज़ें हम कोरिलेट कर सकते हैं कि FIIs जब आ रहे हैं भारत में इंडियन स्टॉक मार्केट में तो क्या हमें उनका वेलकम करना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जब जब FIIs आते हैं तब तब तेजी देखने को मिलती है या नहीं। ठीक है, अब 2026 में क्या सिचुएशन है, 2026 में सेलिंग की और एकदम से मार्च में देखें तो 1,22,000 करोड़ रुपए के आसपास सेलिंग कर डाली, लेकिन ऑन द अदर हैंड DIIs हमारे बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कंसिस्टेंटली हर महीने नेट सेलिंग करते हुए दिखाई दिए एफआईआई 2026 में, जून 2026 तक। अब जुलाई के महीने में हमने देखा है कि पिछले 5-6-7 दिनों में करीब 4-5 दिन ऐसे हैं जहां पे नेट बाइंग करते हुए दिखाई दिए हमारे एफआईआई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चार्ट पे चले राइट, तो चार्ट पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें समझ में आएगी। अब चार्ट में देखिए 2022 का सिचुएशन, 2022 जनवरी 2022 से यहाँ पे जनवरी 2023 तक अगर हम देखें तो मार्केट गिरा और उसी पॉइंट पे आया। तो बेसिकली एक साल में ना के बराबर रिटर्न। और हमने देखा कि चार्ट में एफआईआईज नेट सेलर्स कहीं ना कहीं से बनते हुए दिखाई दिए थे। तो मार्केट में गिरावट हुई राइट, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जब एफआईआईज नदारत थे 2022 में। अब इसी डाटा को अगर हम देखें 2020 में क्या हुआ था, तो 2020 में आप देखिए 2020 में 3-4 महीने में ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च तक बेसिकली यहाँ पे हैवी सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे राइट। सेलिंग की, मार्केट में मंदी देखने को मिली, बाइंग शुरू की, मार्केट में तेजी देखने को मिली। तो हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जब जब एफआईआईज नेट बायर्स बन के उभरे हैं तब तब मार्केट में एक हमें तेजी देखने को मिली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एमटार टेक का एग्जांपल ले लेते हैं। अब इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एमटार टेक में क्या हुआ है, अब इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एमटार टेक में आप देखिए तो प्रमोटर्स 30% तो है, लेकिन यहाँ पे 5% बढ़ गए, 17% एफआईआईज हो गए। यहाँ पे थोड़े बहुत डीआईएज ने अपनी स्टेक सेल किए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गई। मार्च 2026 की बात है। ठीक है, अब अगर हम डिटेल्स देखें इनके फंडामेंटल्स डिटेल्स, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, दो कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 0.46 है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 7 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 25% के आसपास रहा है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वॉपिंग मैसिव 223 के आसपास है। तो जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो हम बेसिक पैरामीटर्स देखते हैं राइट। एफआईआईज एंड डीआईएज और भी ज़्यादा वो गहन अध्ययन करते हैं। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 223, पीजी रेशियो -167। तो प्राइसेस कहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्या मात्र एफआईआईज के आने से बढ़ रहे हैं? आगे क्या होगा? फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? बिजनेस क्या है? क्या डिफेंस सेक्टर की कंपनी होने के साथ डिफेंस में जो पुश मिल रहा है उसके बाद देखें तो एक तेजी देखने को मिल रही है इसमें। ये सब बातें कोरिलेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो जस्ट बिकॉज कि एफआईआईज किसी सर्टेन कंपनी में आ रहे हैं डज नॉट मीन कि कंपनी में वाकई में ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें सेल्स में 2015 में 81 करोड़ का सेल्स था एमटार टेक का। कंपनी लॉस मेक कर रही थी। 2018 तक कंपनी बेसिकली लॉस मेक कर रही थी, यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे सेल्स देखिए तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। 573 करोड़ का 2023 में सेल्स था एंड 104 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था कंपनी का। एंड पिछले 3-4 साल में देखें तो सेल्स उसी के आसपास रह रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई सेल्स में, 876 करोड़ का सेल्स है एंड प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स ग्रो करते रहने चाहिए राइट, ये समझ में हमें आना चाहिए। तो जब प्राइस टू अर्निंग की हम बात करते राइट, तो प्राइस टू अर्निंग का रेशियो क्या है, यानी कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस राइट, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। अब अगर कंपनी का जो ईपीएस है वो नहीं बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, तो क्या होगा? मान लीजिए पहले प्राइस 100 रुपये का था, ईपीएस 5 का था, तो पीई यहाँ पे 20 का था। अब प्राइस 1000 का हो गया, ईपीएस 5 ही का है, तो पी रेशियो तो 200 हो जाएगा राइट। कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाएगी या नहीं? तो ऐसे में डीआईआईज आ जाएं, एफआईआईज आ जाएं, क्या समझना चाहिए हमें? तो हमेशा हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। और फंडामेंटल एनालिसिस जब हम करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि एक तरफ चीज़ें चल रही होती हैं, डिस्कशंस चल रहे होते हैं कंपनियों के बारे में, दूसरी तरफ वाकई में धरातल पर क्या दिख रहा होता है फंडामेंटली डाटा के साथ। ठीक है, इसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की एसआईपीज रिसेंटली देखिए मैसिव 31,000 इनफैक्ट 781 करोड़ जून में हुआ है। तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये फंड्स लेकर आ रहे हैं मार्केट में। पहले क्या होता था, एफआईआईज गए, मार्केट धड़ाम। अभी क्या होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत संभला रहता है, क्योंकि 2019 में करीब करीब 3-3.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, अब वो 20-24 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा भी अगर लोग डाल रहे हैं तो मार्केट में आ रहा है राइट।
अब ऐसे में अगर एकदम से एफआईआईज आ जाते हैं तो क्या मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी? अब आप लोग कमेंट करके बताइए। आई थिंक अब आपको चीज़ें यहाँ पे कोरिलेट करने में मदद मिल रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि जब आप डाटा के साथ स्टडी करते हैं चीज़ों को, राइट, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं एंड फिर आप एक डिसीजन लेने में आगे बढ़ते हो। सो यहाँ पे वीडियो का कंक्लूजन, एफआईआईज की बाइंग पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में दिखा सकती है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। हमने देखा डीआईआईज ओवरऑल इंडियन मार्केट को हिस्टोरिकली सपोर्ट करते आए और स्टेबिलिटी देते आए हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन और पेशेंस से वेल्थ बनी है फंडामेंटली साउंड कंपनियों में। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर जरूर से जरूर करिए।